हमारे तीसरे और अहम मेहमान खुसूसी आली जनाब डॉक्टर सोहेल अहमद खान साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इनका टॉपिक है पैमाइशी अमल, इसकी नौइयत और अहमियत। इसके बारे में वो गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सोहेल अहमद सर को मैं एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन से बुलाना चाहता हूँ। वर्किंग फॉर सक्सेस विल मेक यू अ मास्टर, बट वर्किंग फॉर सेटिस्फैक्शन will make you a legend. Now I call to Dr. Sohail Ahmed Khan sir. Please come on and address the gathering. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा टॉपिक है पैमाइशी अमल, इसकी नौइयत और अहमियत, इवैल्यूएशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। अब इवैल्यूएशन जो है, आप इससे वाकिफ़ हैं, आपने बीएड में पढ़ा भी है। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ स्कूलों में होता है उसका। वैसे इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द प्यूपिल्स। और दूसरी डेफिनेशन है इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग। इसको बहुत एक मॉडर्न तरीके से स्टफल बीम ने इसको डिफाइन किया है कि इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिलिनिएटिंग, ऑब्टेनिंग एंड प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग डिसीजन अल्टरनेटिव्स। हम पढ़ाते हुए बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और हमारे डिसीजन को सही डिसीजन में कन्वर्ट करने के लिए हमको इवैल्यूएशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इवैल्यूएशन का प्रोसेस वो अहम प्रोसेस है। पैमाइशी अमल वो अहम अमल है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि एजुकेशन एंड इवैल्यूएशन गो हैंड इन हैंड, यानी दोनों साथ ही साथ चलते रहते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि बीएड में आपने, आवाज आ रही, और ट्रायंगल ऑफ इवैल्यूएशन देखा था आपने। उसमें एक मुसल्लस, उसके 3 नुक्ते रास होते हैं, 3 कोने होते हैं, जिसको नुक्ते रास कहा जाता है। या वो कॉर्नर्स को, पहला ऊपर का जो कॉर्नर उसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, यानी गोल्स। साइड का एक कॉर्नर है जिसको हम टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस कहते हैं, यानी टीचिंग प्रोसेस या मीन्स कहते हैं उसको। और तीसरा है टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, इसको हम एविडेंसेस कहते हैं। और ये तीनों इंटरमिंगल्ड है, आपस में एक दूसरे से मरबूत है। अब उसमें हम पहला जो लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स यानी गोल, ये जो है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का बहुत अहम नुक्ता रहता है। ये जब तक कि हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड ना करें, मकासद डिसाइड ना करें, हम किस तरह पढ़ाएंगे ये डिसाइड नहीं होता है। क्योंकि वो ट्रायंगल में एक नुक्ता या नुक्ता रास पढ़ाने का अमल है, मीन्स है हम हाउ विल वी अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, यानी किस तरह हम वो अचीव करेंगे, हासिल करेंगे वो। और हासिल हुआ कि नहीं उसका एविडेंसेस देखेंगे, यानी इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये तीनों मरबूत होते हैं, इसलिए हमको ऑब्जेक्टिव्स को समझना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए, जैसा अभी महमूद सर ने बताया है, 3H, हैंड, हार्ट एंड हेड, उसी तरीके से ऐसा कहा जाता है कि बच्चे की टोटल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए उसके 3 डोमेन होते हैं। और वो 3 डोमेन होते हैं कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन जो है, ये इसका काम होता है टू थिंक, यानी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो सोचने पर, इंटेलेक्चुअल पे मबनी रहता है। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन जो रहता है, ये पर्सनैलिटी का वो हिस्सा रहता है जो हमारे इमोशंस पे या फीलिंग पर डिपेंड रहता है। और तीसरा जो हिस्सा है कॉग्निटिव या साइकोमोटर डोमेन, ये वो हिस्सा है जो हमारे
डूइंग पर, हमारे स्किल्स पर डिपेंड रहता है। यानी एक ऑलराउंड डेवलपमेंट उस वक्त होता है जब इंसान इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड स्किलफुल बने, स्ट्रॉन्ग बने। इस तरीके से हम बच्चे की पर्सनैलिटी में वो चीज़ें चाहते हैं, और इन तीनों की मदद से, ये तीनों डोमेन की मदद से हम वो ऑब्जेक्टिव्स एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हम अचीव करना चाह रहे हैं हमारी पढ़ाई के या तदरीस के दौरान। तो उसके लिए अगर कॉग्निटिव डोमेन का हम टैक्सोनॉमी या उसका क्लासिफिकेशन करें, यानी थिंकिंग एस्पेक्ट का क्लासिफिकेशन करें, हम सोचते किस तरीके से हैं, सोच में क्या स्टेप हो सकते हैं, आम फहम जुबान में अगर कहें तो इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो शायद आपको याद होगा। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। हम देखिए, ये टीचर्स के लिए ये चीज़ें समझना और इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे टीचर उसी वक्त बन सकते हैं जब आप ये ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। नॉलेज कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। नॉलेज हमको गेन होती है, यानी बच्चे को गेन होती है, हासिल होती है उसके हवासे खमसा से, सेंसरी ऑर्गन से वो नॉलेज हासिल करता है। यहाँ आकर वो पढ़ता है, उसको सोर्स मिलता है, वो सोर्स उसके टीचर्स होते हैं, बुक्स होती है, उसकी टीचर्स की टीचिंग होती है, क्लासरूम होती है। क्लासरूम में जो पढ़ता है या क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है वो सुनता है या अमल करता है, एक्शन करता है, तो वो सब चीज़ें जो रहती है उसको नॉलेज गेन करती है। लेकिन उसका दिमाग इस नॉलेज को जब उस पर एक्टिव प्रोसेस करता है तो वो चीज़ें उसको समझ में आती है, उसके यानी गहराई में जाके, सोच की गहराई में जाके वो समझता है। उसको समझने के बाद वो इतना समझता है कि उसको अमल में लाने की कोशिश करता है। यहाँ देखिए, नॉलेज विजडम में चेंज हो रही है, विजडम में तब्दील हो रही है। हमारा इल्म अकल का हिस्सा बन रहा है। तो ये होता है एप्लीकेशन। ये एक सोच की गहराई है, ये एक स्टेप हमने इसको बयान किया है। उसके बाद होता है एनालिसिस। जब आप अच्छी तरीके से नॉलेज को या मालूमात को समझ गए हैं या इल्म को समझ गए हैं तो आप उसका तज्जिया कर सकते हैं, उसमें खामी कहाँ हो सकती है, क्या हो रही है, ये मालूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस भी एक डीप लेवल ऑफ थिंकिंग है। सिंथेसिस में ये होता है कि उसको आप जमा करते हैं, कुल पहले हिस्से कर दिया और कुल कर दिया उसको। देखिए, आपने किसी मैकेनिक के पास अपनी अगर गाड़ी डाली होंगे, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, और उसके इंजन का काम करना होगा, तो वो मैकेनिक जो करता है अपने बच्चों को बोलता है, उसके जो वर्कर्स रहते हैं, कि भाई इसके पार्ट्स सब खोल लो। वो सब खोल लेते हैं। ये हो गया एनालिसिस। लेकिन वो बच्चे सिंथेसिस नहीं करते, उसको जोड़ते नहीं। जोड़ता वो मैकेनिक ही जोड़ता है, जो उनका गुरु रहता है या जो उनका उस्ताद रहता है। तो ये उससे डीपर सिंथेसिस का अमल जो है ज़्यादा डीपर है थिंकिंग के एतबार से। और उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में ये देखते हैं कि भाई हम ये जजमेंट करते हैं कि हमने जो भी इल्म सीखा है इसमें कहीं कुछ खामी है क्या, और गौर व फिक्र करने का अमल ये यहाँ इवैल्यूएशन में होता है। बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र, गहराई तक जाना, अमीक गहराइयों में जाके सोचना, ये इवैल्यूएशन में होता है। तो ये इसके इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स का क्लासिफिकेशन किया गया है ये कॉग्निटिव डोमेन के। इसी तरह अफेक्टिव डोमेन के जो फीलिंग एस्पेक्ट है उसका अगर हम उसका एनालिसिस करें तो उसमें होता है पहले रिसीविंग, फिर उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग और फिर कैरेक्टराइजेशन। अब इसमें जो होता है रिसीविंग, अब ये देखिए फीलिंग एस्पेक्ट, आप स्कूलों में आप समझ लीजिए लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, कुछ उसमें कुछ हायर वैल्यूज़ पढ़ा रहे हैं, वो हायर वैल्यूज़ इनकलकेट हो रही है बच्चों में, उसमें वो कदरें पैदा हो रही है। तो कदरें पैदा किस तरीके से होती है इसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि बच्चा पहले उसको अटेंड करता है, सुनता है। वो स्टोरी है कुछ, जैसा मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी है, नमक का दारोगा,
क्लास में पढ़ाया गया उसको, उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करता है। उसमें जो सबक मिला है कि ईमानदारी की बड़ी अहमियत है। अब ईमानदारी जो है ये एक वैल्यू हो गई, ये वैल्यू को अचीव करना चाह रहा है। वो रिस्पॉन्ड करता है बच्चा, रिस्पॉन्ड इस तरह करता है कि अपनी कन्वीनियंट के बावजूद भी वो जाके उसको अचीव करना चाहता है। इस तरह की चीज़ें वो पढ़कर उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसकी फीलिंग को सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर वो इस वैल्यू को, ये कद्र को वो अपने वैल्यू सिस्टम में कहीं जगह देता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है कि भाई मैं भी ईमानदार बनूंगा। मैंने वो स्टोरी पढ़ा, मैं भी ईमानदार बनूंगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की स्टेप आती है। ऑर्गेनाइजेशन की स्टेप में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ उसके पास आ जाते हैं, बहुत सारी कदरें उसके पास जमा हो जाती है और यहाँ वैल्यूज़ का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, वैल्यूज़ का झगड़ा शुरू हो जाता है कि प्रीफर कौन सी वैल्यू। तो इसकी सिचुएशन को यहाँ बता तो नहीं सकते अपन, ऐसे किस्से में या फिल्मों की सिचुएशन में हम बता सकते हैं। जैसा कि आपने दीवार फिल्म देखा होगा, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर की। उसमें शशि कपूर जब एक चोर को जो डबल रोटी चुराकर भागता है, उसको गोली मार देता पैर पर, तो उसकी माँ जो है, चोर की माँ, उसको डांटती है कि तूने मेरे बच्चे पे गोली चला दिया। यानी इतने बड़े बड़े चोर तो छूट जा रहे हैं, वो सिर्फ रोटी चुरा रहा था अपने लिए। तो वो बच्चे का बाप AK सहगल वो ये कहता है कि नहीं, तुमने जो किया बराबर किया। वहाँ शशि कपूर को ये रियलाइज़ होता है कि मेरी ड्यूटी जो है, मेरी ड्यूटी, यानी जो इस तरह के लोग हैं या जो मुजरिम हैं उनको गिरफ्तार करना मेरी ड्यूटी है। और फिर वो सेटिस्फाई हो जाता है, फिर अपने भाई पर वो गोली चलाने को तैयार हो जाता है। यहाँ भाई की मोहब्बत और ईमानदारी, अपने पेशे से ईमानदारी, वो पुलिस वाला रहता, ये दोनों में झगड़ा हुआ और पहली ऊपर केस पे ईमानदारी आ गई और भाई की मोहब्बत नीचे आ गई। ये कन्फ्लिक्ट का एक मीन्स उसमें बताया गया कि इस तरह कन्फ्लिक्ट के बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैल्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम बनता है और उसके बाद वो सिस्टम बनने के बाद कैरेक्टराइजेशन होता है, यानी वो आदमी उस कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। जैसा हम मुगल बादशाह जहांगीर को काहे के लिए मशहूर मानते हैं? अदल के लिए। वो क्या वजह थी कि अदल के लिए माना जाता है? वो उसका कैरेक्टर बन गया था। उसका किस्सा मैं जो सुना हूँ इस तरह है कि नूरजहां जो उसकी बीवी है हुमायूं की, या सॉरी जहांगीर की, तो वो कहीं शिकार पर जाती है, वो तीर चलाती है और वो गलती से एक धोबी को लग जाता है, धोबी का इंतकाल हो जाता है। उसकी बीवी इंसाफ के लिए आती है कि ये तुम्हारी बीवी ने मुझे बेवा कर दी। तो हुमायूं जहांगीर ये कहता है कि ठीक है मैं इंसाफ करूंगा, तुम उसे बेवा कर दो, तुम नूरजहां को बेवा कर दो। तो वहां से वो जहांगीर के अदल को मशहूर समझा जाता है, यानी कैरेक्टर बनता है इस तरीके से। ये जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है आज हमारे बच्चों में ये नापैद है। हम ऐसा लिटरेचर पढ़ा ही नहीं रहे, अखलाकी तालीम दे ही नहीं पा रहे हैं, ना हिस्ट्री में दे पा रहे हैं। जैसे हिस्ट्री और लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी हो, मराठी हो, इससे ये चीज़ें, ये वैल्यूज़ पैदा होती है, लेकिन ये नहीं हो पा रही है। इस पे गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरह तीसरा एस्पेक्ट जो है साइकोमोटर डोमेन, उसमें उसके स्टेप्स जो है वो है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इसमें इमिटेशन यानी बच्चा कोई अमल अपने वालिदैन को या किसी को करते देखता है तो पहले उसको इमिट करता है, नकल करता है, फिर उसके बाद वैसा नकल करते करते वो उसको मैनिपुलेट करता है। जैसा 2 पैर से चलना जो बच्चा सीख रहा है
उसको आप देखिए कितने मरतबा गिरता है, वो बैलेंस मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, बार बार गिरते रहता है। तो ये मैनिपुलेशन की स्टेज होती है। फिर उसके बाद वो मैनिपुलेशन सीख जाता है तो उसमें प्रिसिशन आता है, वो एक्टिविटी में प्रिसिशन आता है। उसके बाद आर्टिकुलेशन, वो सेकंड हैबिट हो जाती है और फिर वो नेचुरलाइजेशन में तब्दील हो जाता है। जैसा हमने जब साइकिल सीखे थे, आप लोगों ने सीखे होंगे कि पता नहीं डायरेक्ट आप बाइक पर आ गए हमारे ज़माने में साइकिल सीखे थे तो हमको 1 हफ्ता लग गया साइकिल सीखने में। कभी ब्रेक मार रहे, कभी पैडल चला रहे, कभी पैडल नहीं ये कर रहे तो गिर जा रहे। तो ये जो प्रिसिशन के स्टेज पे, मैनिपुलेशन के स्टेज से प्रिसिशन के स्टेज पे आने को काफ़ी वक्त लगता है। तो कोई भी अमल सीखने के लिए ये प्रोसेस से गुजरना होता है। तो ये अपने बच्चे के या हम सब लोगों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, हमारी शख्सियत के ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऑब्जेक्टिव्स को मैंने एनालाइज करके आपको बताया हूँ। अब पढ़ाते वक्त एजुकेशन की थ्योरी ने इसको और सिंपल कर दिया है कि भाई आप पढ़ाते हैं जब, तो आप आसानी से पढ़ाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव जो करना होते हैं उसको सिंपल कर दिया है कि भाई 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो 8 ऑब्जेक्टिव्स में से 4 ऑब्जेक्टिव जो है तो वो आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है उनको, यानी पढ़ाते वक्त अचीव होने वाले ऑब्जेक्टिव्स। वो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल, ये 4। और बाकी जो 4 है वो पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव्स है जो ज़्यादातर आपके अफेक्टिव डोमेन का हिस्सा होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट, आपके एटीट्यूड, एडजस्टमेंट एंड एप्रिसिएशन, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन उसको अचीव करके उसका टेस्ट नहीं लेते हैं हम टेस्ट लेते हैं ये 4 ऑब्जेक्टिव्स का, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चे में वो मैप रीडिंग का स्किल पैदा हुआ है क्या नहीं, वो स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं बच्चों में। आप बच्चों के स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं, उनके हैंडराइटिंग ठीक कर रहे हैं, तो वो स्किल उनमें डेवलप कितना हुआ ये देखते हैं, तो ये स्किल में आ गया। फिर आप सवालात बनाते हैं जो उनकी मेमोरी पे बेस्ड रहते हैं, तो वो सवालात जो रहते हैं वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद आप ऐसे सवालात बनाते हैं या इस तरह के स्पेसिफिकेशन लिखते हैं जो उनके अंडरस्टैंडिंग पे, जैसा कंपैरिजन है, जो ज़्यादा डीपर लेवल पर ना जाए, सुपरफिशियल लेवल ऑफ थिंकिंग पर जाए। तो वो जो उस तरह के सवालात का जवाब जब बच्चा देता है तो हम ये समझते हैं कि उस थिंकिंग के उस लेवल पे जा रहा है जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं, और अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है। इसी तरह तीसरा जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब आप जो मैट्रिक को पढ़ा रहे हैं या मैट्रिक से 12th से वाकिफ़ हैं, वहाँ हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी देखते हैं, या एंट्रेंस टेस्ट जो होता है नीट का, IIT JEE का, तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की हम भरमार देखते हैं। तो ये जो है डीपर लेवल ऑफ थिंकिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, यानी इनको दूसरे लफ्ज़ों में हायर लेवल क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये हायर लेवल क्वेश्चन के लिए बच्चे के दिमाग ने उस गहराई में जाके जवाब को ढूंढना है और आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हमको ये देखना होता है कि हमारे सब्जेक्ट्स जो पढ़ाते हम, जैसा मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो मैथमेटिक्स के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स कहलाते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स जो हमको सोच पर मजबूर करे, सोचने पर मजबूर करे। अल्टीमेट एम जो रहता है हमारा कि हम नॉलेज लेसन के ज़रिए बच्चों को सोच की सतह पे ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, उनकी सोच की सतह बढ़ाना चाहते हैं। और वो सोच की सतह बढ़ाने के लिए हम सवालात करते हैं, हम पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, एक्सप्लेनेशन होता है,
और वो किस तरीके से होना है, वो इसको अगर आप बारीकी से गौर करें तो एक साइंस का, मैथमेटिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इंग्लिश का, उर्दू का टीचर सोच सकता है कि ये सवाल को हल करने के लिए, ये सवाल का जवाब देने के लिए बच्चे को किस गहराई पर सोचना होगा। जब आप इस तरीके से कर सकते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। वरना मैंने ये भी देखा हूँ, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि हम टेक्स्ट बुक सामने रखते हैं, हिस्ट्री पढ़ाना है तो एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं अपने लफ्ज़ों में, और हो गया हिस्ट्री पढ़ाना। इस तरीके से जब ये होगा, टीचिंग इस तरीके से होगी, तो बच्चे की थिंकिंग लेवल कहाँ से बढ़ेगी। ये रिसोर्स तो उसके पास भी था, बुक्स तो उसके पास भी थी, आजकल तो कंपलसरी होगी, बुक साथ में रखते हैं बच्चे, अपने बैग में रखते हैं, तो वो तो ये खुद भी पढ़ ले सकता था। आपने क्या कमाल किया है उसको, आपने 45 मिनट के पीरियड में उसको क्या क्या समझाया है। तो ये चीज़ें, इसके प्रोसेस को अगर समझे आप, तो आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहेगी, आप खुद समझेंगे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड रहती है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अचीव कितना हुआ है, हमारे बच्चे बहुत अच्छा परसेंटेज ला ले रहे हैं 10th में, लेकिन वही बच्चे 12 में जाके वो बहुत अच्छा परसेंटेज भी नहीं ला रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, और ना ही वो इस तरह के एंट्रेंस टेस्ट में क्लियर हो रहे हैं। तो इस पे हमको सोचने की ज़रूरत है कि ये 2 साल में ऐसा बच्चों में क्या चेंजेस आया है कि बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको ये सोचने की ज़रूरत है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इसको आप ही कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। इसको बाहर के लोग या मैनेजमेंट के लोग ये नहीं कर सकते हैं, आपको ही करना होगा। तो ये जो अमल है, इस अमल में मैं आपको इवैल्यूएशन के स्टेप्स पे, उसके 3 स्टेप को मैं थोड़ा बताता हूं और उसके बाद मेरी बात खत्म करता हूं। इसका पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद आपके खुद समझ में आएगा कि इसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं। आपके पास अब 4 ही ऑब्जेक्टिव है, पढ़ाने के 4 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। अब इसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहली स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और दूसरी स्टेप है डिफाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि मुझे ये नॉलेज ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, सिर्फ मालूमात देना है, गहराई में नहीं जाना है। तो आप उसको डिफाइन करेंगे कि ओनली मेमोरी बेस्ड टीचिंग होगी आपकी। बच्चे के जहन में ये चीज़ फिक्स हो जाए, बात बैठ जाए कि वो ये चीज़ें जब भी उससे पूछा जाए उसके मेमोरी में से जवाब निकल कर आए। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कंटेंट पढ़ाने के बाद उसको ये समझ में आ जाना चाहिए ताकि वो आगे चल के इस्तेमाल भी करे, तो अगर उसके अच्छी तरह समझ में आ जा रहा है, कंप्रीहेंशन लेवल पे समझ रहा है वो, या अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसकी, तो हम ये कह सकते हैं कि यू हैव आइडेंटिफाइड द ऑब्जेक्टिव्स। तुमने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये कंटेंट उसका ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। और ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स को फिर आप डिफाइन करेंगे। डिफाइन करना यानी उसके स्पेसिफिकेशन लेना है कि भाई अगर अचीव हुआ तो उसमें क्या क्या तब्दीली आएगी, वो किस तरह के सवालात को हल कर सकेगा, किस तरह के सवालों के जवाब दे सकेगा। ये जो है ये आप इस वक्त समझेंगे कि एक्चुअली यू आर डूइंग द रोमांस विद द नॉलेज। बच्चों को पढ़ाते वक्त जो मज़ा आता है उसमें ये चीज़ें बहुत काम में आती है कि व्हेन यू आर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, आप ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको लुत्फ आएगा। बच्चे भी उस सतह पर आएंगे थिंकिंग के जिस सतह पर आप पढ़ा रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता आप वो सतह को उठा रहे हैं। वो सतह पर जाकर आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं जो उनको गहराई में जाके सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, या गहराई में जाके वो कैलकुलेशन पर मजबूर कर रहे हैं, गहराई में जाके वो अपने
यानी कुछ ये कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं चीज़ें, जैसा फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है, केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है डेरिवेशंस की। तो ये चीज़ें समझने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन यानी उसको हर तरह से चेक करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से गहराई में जाके ये पढ़ाना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन है प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस में ये है कि यू हैव टू प्लान योर टीचिंग। आप किस तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को देंगे, वो आपके लिए टीचिंग एक्सपोजर रहेगा, लेकिन बच्चों के लिए वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहेगी। तो आप प्लान करेंगे कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ, या तो मैं एक्सप्लेन करूँ, या स्टोरी सुनाऊँ, या बोर्ड पर कैलकुलेशन करूँ, या एक डेरिवेशन करूँ, किस तरीके से करूँ, मैं ये इस तरह करूं कि ये बच्चों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाए। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ये नज़र भी नहीं आती है, लेकिन उसमें जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा उसमें। प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद आता है तीसरा स्टेप है प्रोवाइडिंग एविडेंसेस थ्रू वेरियस टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया है, इसको मालूम करने के लिए हम एविडेंसेस तलाश करते हैं। एविडेंसेस तलाश करते हैं यानी सिंपल लैंग्वेज में ये है कि आपने उनका टेस्ट लिया, ओरल टेस्ट लिया, या रिटन टेस्ट लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया, या ऐसे टाइप टेस्ट लिया, और आप ये देख रहे हैं कि प्रॉपर टूल ऑफ इवैल्यूएशन को यूज करके आपने उनका अचीवमेंट को चेक किया। अब अचीवमेंट को चेक करना है यानी वो किस लेवल तक के पहुंचे हैं बच्चे। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पहले डिसाइड किए थे, आइडेंटिफाई किए थे और उनको डिफाइन किए थे, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो पैमाइशी अमल ये कहता है कि आप सेकंड स्टेप पर जाइए, यानी आपने जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए थे वो मुनासिब थे बच्चों की एज के लिहाज से, कि आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें उनको बताने की कोशिश की, या आपका प्रोसीजर जो था टीचिंग का वो बहुत मुश्किल था। तो इस तरीके से आप हर स्टेप को चेक करेंगे। 3 स्टेप है। टूल ऑफ इवैल्यूएशन आपको रिपोर्ट करेगा कि कहाँ कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव है। अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव है तो नए ऑब्जेक्टिव्स लीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए तो आप बैक जाइए टीचिंग प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे। देखिए आपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते वक्त या अपनी टीचिंग करते वक्त कुछ खामियाँ, कुछ गलतियाँ की है, या बच्चे उसमें एब्सेंट रहे हैं, या बच्चों के समझ में नहीं आया है। जैसा अभी एक साहब ने बताया कि वो टीचर ज़ारो कतार रो रहे थे, अपने मसूद अख्तर साहब ने, कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, 3-3 मरतबा समझा रहा हूँ, लेकिन बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है। तो वो टीचर स्टाफ रूम में ज़ारो कतार रो रहे थे। तो वो क्या वजह थी, वो रोने की वजह क्या थी कि वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे जो बच्चों को समझ में आए। बच्चों की लेवल मुख्तलिफ रहती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं उनमें। तो वो लेवल तक के हम पहुंचने के लिए हमने क्लास टीचिंग करनी चाहिए। क्लास टीचिंग का मतलब ये होता है कि एवरीबडी शुड बी सेटिस्फाइड विथ योर टीचिंग। आप एक बिलो एवरेज बच्चे को भी सेटिस्फाई करें अपनी टीचिंग से, एक अबव एवरेज या गिफ्टेड चाइल्ड को भी सेटिस्फाई करें, और एवरेज स्टूडेंट को भी आप सेटिस्फाई करें अपनी टीचिंग से। यानी आपकी टीचिंग इतनी चैलेंजिंग होनी चाहिए कि वो तीनों सतह के बच्चे जो रहते हैं, जैसा भी आपके रहमान सिद्दीकी साहब ने जो कहा है कि बच्चे 95% एक ही लेवल के रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। बच्चे 3 लेवल के रहते हैं। जैसा हमको नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जहानत का, या हर चीज़ का खुदादात नेमतें जो भी रहती है, उसमें खुदा ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जिसको कहते हैं उससे होता है, जिसमें मिडिल में तकरीबन 67% चीज़ें होती है। जैसा ये जो 95 बोल रहे थे, तकरीबन 67% चीज़ें या बच्चे उसमें आ सकते हैं, एवरेज होते हैं। और कुछ बच्चे 10 से 12-15%, 17% बच्चे जो है अबव एवरेज रहते हैं, और 10 से 17% बच्चे बिलो एवरेज रहते हैं। वो ग्रुप टू ग्रुप, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होता है, हर क्लास में अलग होता है। आपने किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए इस पे डिपेंड रहता है।
तो हमारी टीचिंग क्लास टीचिंग हो, इंडिविजुअल टीचिंग ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। ये और अगर यहाँ भी ये स्टेप पे भी गलती नहीं हो रही, हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते वक्त कुछ गलती कर दिया, आइडेंटिफाई करते वक्त कुछ गलती कर दिए कि बच्चों के एज के लेवल से वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होने वाले थे। वो हम अगर 5वीं के बच्चों को 10th का एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स पढ़ाने जाएं तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा, वो उतनी चीज़ें समझ नहीं पाएगा। तो उसके एज की मैच्योरिटी के लिहाज से वो चीज़ें, उसमें चीज़ें पैदा होना, उसने समझना, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स में भी, यानी फर्स्ट वर्टेक्स जो रहता है ट्रायंगल का, उसमें भी गलती हो सकती है। तो इस तरह तीनों वर्टाइसिस जो रहते हैं ट्रायंगल के, उसको बार बार चेक करना, इसका नाम इवैल्यूएशन प्रोसेस है, इसको पैमाइशी अमल कहते हैं। इसकी ये नौइयत है और ये इसकी अहमियत ये है कि ये प्रोसेस हमको ज़मीन पे रखता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत म्यारी अंदाज में पढ़ा रहे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग करें तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग होगी, बच्चे कॉम्पिटेंट बनेंगे और हम जो ऐसे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वैसे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट, या मैनेजमेंट जैसा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करती है वैसे रिज़ल्ट होंगे। पेरेंट्स जो अपने बच्चों से जो चीज़ें चाहते हैं उनके जहानत के लिहाज से वो चीज़ें पैदा हो सकती है।